यस Yes. ओके, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं आगे। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद द व्हाट पेडिग्री एनालिसिस। क्या पेडिग्री एनालिसिस। एनालिसिस? व्हाट इज द पेडिग्री? पेडिग्री का मतलब होता है कि मतलब कौन सी बीमारी कहाँ से आई हुई है, इसका स्टडीज करने के लिए वी हैव टू स्टडी अबाउट द पेडिग्री। सो दैट इज कॉल्ड एज द पेडिग्री एनालिसिस। So what is the pedigree? Pedigree is the what tree of sequence or tree, or you can say the sequences of the family. ठीक है, तो family tree diagram is called as the what pedigree. क्या family tree diagram is called as pedigree? मतलब जैसे क्या हुआ, A हुआ, A के 2 बच्चे, ठीक है, लड़का एक लड़की, फिर इसकी शादी किसी लड़के के साथ हुई, इसकी शादी किसी लड़की के साथ हुई, फिर इसको 3 बच्चे हो गए, इसको 2 बच्चे हो गए, ठीक है। सो दिस सीक्वेंसेस गोज डाउन 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 डाउन, दैट इज कॉल्ड एज द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो ये पेडिग्री के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, मेरे ख्याल से 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने। ओके, ठीक है, पढ़ा है ना? थोड़ा थोड़ा खाली वो मेल। जब आप लोग देखोगे इनहेरिटेंस करके एक चैप्टर था, इनहेरिटेंस जो चैप्टर था उसमें एक छोटा सा एक टेबल ऐसा पेडिग्री के जैसा बना हुआ था, और उस पे क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था कि द कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टिल द 4th जनरेशन। मतलब अगर ये ए है, ए वाला फर्स्ट जनरेशन हो गया, बी वाला सेकंड जनरेशन हो गया, सी वाला थर्ड जनरेशन हो गया, और डी वाला 4th जनरेशन हो गया। सो ए का जो रहेगा, ए के कैरेक्टर कहाँ तक जा सकते हैं? डी तक जा सकते हैं, पर ई के पास जा सकेंगे क्या? नहीं, ई के पास नहीं जाएंगे, बट डी के कैरेक्टर ई के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? डी के कैरेक्टर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे एफ आ जाओगे, तो अगर एफ आ जाओगे तो वहाँ पे ए और बी के कैरेक्टर ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो रिमेम्बर वन थिंग, द कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम first generation to 4th generation, not more than that. Okay, clear है इतना? yes. Okay. अब जैसे ये पेडिग्री बना, इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को एनालिसिस बता दूं। ये है फीमेल, ये है मेल। इनको कितने बच्चे हुए हैं? सर हेलो सर। हाँ बोलो ना सर, आपने अभी क्या बताया सर? नेट के जैसे ज्वाइन नहीं हो पा रहा था सर, इसके पहले आपने क्या बताया था सर? ओके, तो इसके पहले मैंने ये बताया था व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस व्हाट कि दैट इज द स्टडीज ऑफ फैमिली ट्री डायग्राम, so through which we knows that कि diseases came from the which family or the which generation. ठीक है, so character from one generation can be transferred to the till 4th generation. ठीक है, not beyond that. मतलब ए अगर एक जनरेशन है, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी 4th जनरेशन है, तो ए के कैरेक्टर डी तक जा सकते हैं, पर ई में जा पाएंगे क्या? ई में नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज 5th जनरेशन। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने 10th तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फीमेल है, ये डिजीज वाली फीमेल है। कैसी फीमेल है? डिजीज वाली फीमेल है। ठीक है, अब ये जो फीमेल है, ये फीमेल को कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 3। ये मेल है, ये फीमेल है, मेल है। अब ये वाला जो मेल है, ये वाला मेल इस फीमेल के साथ शादी करता है, तो दोनों क्या है? दोनों कपल। हाँ, कपल तो है ये, दोनों क्या है? हेल्दी हैं। क्या है? हेल्दी। अब इसके 2 बच्चे हुए। अब जब 2 बच्चे हुए तो ये वाली जो फीमेल है, इसको एक मेल मिला। फिर इनके कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे हुए। हाँ। 4 बच्चे में से जो 2 बच्चे हैं, जो 2 मेल हैं, वो क्या है? हेल्दी हैं, पर एक फीमेल और एक मेल जो है वो क्या है? डिजीज। ठीक है, तो अब ये डिजीज कहाँ से आया है? अब ये डिजीज बंदे को पता करना रहेगा, तो ये डिजीज इसके नानी के, इसके नानी नहीं, नाना के, है ना? ये जो है, ये बंदा जो है, ये कौन होगा? उसकी मम्मी है। ठीक है, ये उसकी मम्मी है, और ये मम्मी के पापा ये हैं, नाना हो गए। तो ये नाना की मम्मी को था, नाना की मम्मी से वो ट्रांसफर होकर के इस जनरेशन में आया है। ठीक है,
पर अगर हम लोगों को, आप लोगों को इतना पता रहता कि नाना की मम्मी कौन है, नाना पता चल गया तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। नाना के मम्मी पापा के बारे में पता चलता है क्या कभी? नहीं चल पाता है, ठीक है। तो वी आर नॉट गो बियॉन्ड द 2-3 जनरेशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे अब क्या होता है कि अब ये इसको डिजीज हुआ, तो डॉक्टर जाएगा, पूछेगा, पीछे पूछेगा तो आप यहाँ तक जाओगे, और भी पीछे पूछ लेगा, यहाँ तक जा पाओगे, और भी पूछेगा तो आप मामा मामी के पास जाओगे। अब इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नाना से पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे पापा मम्मी को डिजीज था कि नहीं। अब पता चला नाना तब तक निकल गए रहेंगे इसको पैदा होने तक। अब नाना निकल गए रहेंगे तो उसके पापा मम्मी भी निकल गए रहेंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि ये क्या डिजीज कौन से जनरेशन से आया है। नहीं। नो सर। तो फिर अपने को क्या लगने लगता है, ये तब भगवान की दया से आया है, ठीक है। सो बिकॉज वी डोंट नो ना कि दैट genes or that mutate gene will come from which generation. Okay? So hence pedigree analysis so important. So here if you see in human, control crosses are not possible. Control crosses possible है क्या human being में? नो। अभी जैसे मैं बोलूं कि भाई आप गुजराती हो, आपको गुजराती से ही मैरिज करना है, मतलब पेरेंट्स तो, हर पेरेंट्स तो ये बोलता है ना कि तेरे को कास्ट में ही शादी करना है। क्या हर बार पॉसिबल हो पाता है क्या? नहीं पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। कि अगर मान लो कि कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए कि कोई ओ ब्लड ग्रुप का लड़का है और उसको बी ब्लड ग्रुप की लड़की के साथ शादी करनी है, तो वो जो बी ब्लड ग्रुप वाला लड़की है वो उसके कास्ट की होनी चाहिए। अब इतना एनालिसिस करके अगर आपको कोई बता दे और लास्ट में पता चले कि वो लड़की एकदम काली पीली है, तो आप शादी करोगे? शादी करोगे? नो सर। मतलब कोई भी अपोजिट भी पकड़ लो, लड़का या लड़की, तो आप शादी करोगे? नहीं करोगे। तो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि कंट्रोल प्रोसेस नॉट पॉसिबल इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब कोई इंडिया का लड़का है और रशियन लड़की के साथ शादी कर लेता है, कोई इंडिया का लड़का है यूरोपियन लड़की के साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यू कैन नॉट कंट्रोल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स ना, कि मतलब कि नहीं तेरे को इसी से शादी करनी है, या आपके पेरेंट्स बोले कि नहीं मैंने तेरे लिए तो बचपन में पैदा हुआ था उसके पहले ही लड़की देख करके रखी हुई है, ठीक है। और आप वो लड़की को देख रहे हो, दो दांत निकले हुए हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो आप शादी करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो नहीं करोगे तो फिर ये क्या हो गया, तो कंट्रोल क्रॉस पॉसिबल है क्या? कंट्रोल क्रॉस पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो सर, हाँ बोलो सर ये जो मतलब डिजीज वाला जीन था सबसे पहले में, हाँ। ये सब में आएगा, लेकिन मतलब जिसमें वो मतलब ज्यादा उभर पाएगा वो उसी में दिखेगा ना। अब वो किसमें होगा तो वो पता नहीं है ना, ठीक है, वो पता नहीं चल पाता है। हाँ सर। ठीक है, अब हो सकता है कि रिसेसिव टाइप में हो, सब में रिसेसिव में हो तो सब कैरियर उसके हो, है ना। हाँ सर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल क्रॉस पॉसिबल नहीं है। कंट्रोल क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि जैसे दो एनिमल हैं, ठीक है, अगर आपके पास डॉग है, अब वो डॉग को किस डॉग के ब्रीड के साथ वो करना है, ये तो आपका पॉसिबल है ना। लेकिन कोई ह्यूमन बीइंग डॉग तो है नहीं कि आप लेकर के जाकर के ब्रीड करवा के आ जाओगे, है ना। तो उसके लिए तो बाकायदा मैरिज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उसका लाइन का मतलब बाद में 4 दिन के बाद उठ के पूछोगे सर इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ाया नहीं था इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज अ प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस नॉट पॉसिबल इन अ ह्यूमन बीइंग। सो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस इज यूज्ड। तो इसलिए क्या कहते हैं, सो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस इज यूज्ड। इसलिए नॉर्मली फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है, मतलब कि आपके पिताजी को था क्या, आपके पिताजी के पिताजी या माताजी को था क्या, आपके माताजी के पिताजी को या माताजी को था, मतलब वो पूरी की पूरी हिस्ट्री जो होती है, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। सो सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। तो मतलब कि जितने भी जनरेशन है, एटलीस्ट 4 to 5 जनरेशन आपको बियॉन्ड जाना चाहिए, देन यू विल नो दैट कि दैट डिजीजेस केम फ्रॉम विच फैमिली और द विच जनरेशन। So the representation or chart showing family history is called as family tree, and that family tree diagram is called as the pedigree. जैसे आप लोग 11th में थे तो 11th में आप लोगों को आया होगा ना फैमिली चार्ट बनाने के लिए, ये इंग्लिश में देखो आता है मोस्टली, ठीक है। मेरे को भी आया था, लेकिन मेकर नोट करके आया था, फिर मैंने क्या किया, बड़ा सा पैराग्राफ था उसको छोटा सा लिख दिया 12th के बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, फिर जब एग्जामिनर ने मतलब सुपरवाइजर जो था, विजिलेटर, वो सब पेपर कलेक्शन चालू कर दिया, तो मेरी आंख चली गई ट्री डायग्राम पे। तो मेरा ट्री डायग्राम किधर था, ट्री डायग्राम तो मैंने कहीं बनाया ही नहीं। तो बाद में पता चला जो मेकर नोट था वो डार्क में लिखा था, छोटे में लिखा था कि मेकर ट्री डायग्राम, उसके नीचे बड़ा सा पैसेज दिया हुआ था, वो पैसेज को मैंने मेकर नोट बना डाला था, ठीक है। सो दैट इज अ ट्री डायग्राम इज कॉल्ड एज व्हाट, पेडिग्री एनालिसिस। सो इन ह्यूमन जेनेटिक्स, pedigree study is utilized to trace the
inheritance of a specific trait, abnormalities or disease. Okay, so please write it down. So in short, जो फैमिली ट्री डायग्राम होता है उसी को पेडिग्री बोलते हैं और उसका एनालिसिस को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, सर हमें मैंने अभी तक एचएससी के बुक में चेक किया, हमें एक्चुअली पेडिग्री एनालिसिस जैसा कोई सेगमेंट है नहीं। पेडिग्री लेकिन एनालिसिस नहीं था, आपको पेडिग्री बनाया हुआ था, सेक्स लेकिन पेडिग्री बताया नहीं था कि पेडिग्री क्या होता है। हमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, फिर उससे रिलेटेड डिजीजेज है जैसे कलर ब्लाइंडेड हाँ ब्लाइंडनेस। हाँ, तो कलर ब्लाइंडनेस आया कहाँ से वो जानने के लिए आपको पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा ना। अभी जैसे रॉयल डिजीज है, रॉयल डिजीज किसको बोलते हैं? हीमोफीलिया को। तो रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि जो एलिजाबेथ थी ना, एलिजाबेथ को वो था हीमोफीलिया। अब एलिजाबेथ को प्रॉब्लम क्या था? चालू कर दिया ना। अभी हुआ क्या, अभी जो एलिजाबेथ है उसको क्या था? हीमोफीलिया था। अब वहां पे क्या था एक्चुअली, देखो कि जो अपना इंग्लैंड है ना, तो इंग्लैंड में पहले एक राजा रानी हुआ करते थे, पता है आप लोगों को? पता है? यस नहीं सर। पता? हाँ, तो वहाँ पे राजा रानी हुआ करते थे 1100 में। ठीक है, 1100-1200 में वहाँ पे एक राजा रानी हुआ करते थे। और वो जो राजा रानी हुआ करते थे ना, तो उन लोग क्या करते थे, जो प्रजा थी, ठीक है, जो लोग थे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हरासमेंट किया करते थे। ठीक है, तो लोग जो थे वो राजा रानी से पागल हो चुके थे। अब राजा रानी से ऊब चुके हुए थे, तो जब राजा रानी से ऊब चुके थे तो उन लोगों ने डिसाइड किया, वहाँ की जनता ने, वहाँ के पीपल ने, कि मतलब ये राजा जो है ना, ये ज्यादा ही परेशान करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या प्लान किया, उन लोगों ने बोला जो राजा है ना, अगर इसको ही हटा दिया जाए तो हमारी कंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, राजा को मार के भगा दिया। राजा को क्या किया? राजा को मार के भगा दिया 1215 में। तो राजा को मार के भगा दिया गया। तो जब जिस दिन लोगों ने राजा को मार के भगा दिया गया, तो उस दिन क्या हुआ, सब राजा के अंडर में आया कि सब पब्लिक के अंडर में आ गई? पब्लिक। तो पूरा का सेंट्रलाइज जो था वो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज हो गया और पब्लिक अपनी ऑनर बन गई। तो वहां पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी। इसलिए अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी का मैग्ना कार्टा कब आया था, तो डेमोक्रेसी का मैग्ना कार्टा 1215 में आया था, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने अपने राजा को मार पीट के भगा दिया था। अब क्या हुआ, ये जो अंग्रेज लोग होते हैं बहुत ही सेंटी टाइप के होते हैं। ठीक है, अब उन लोग ने सोचा यार कि मतलब हम लोग ने तो अपने राजा रानी को सबको भगा दिया हुआ है। अब फिर उनको राजा रानी की याद आने लगी। अब उनको राजा रानी की याद आने लगी, तो उन लोगों ने सोचा कि यार ये राजा रानी को मतलब बहुत अच्छे थे, हमारे पूर्वज लोग राजा रानी की सेवा क्या करते थे, अपनी कंट्री कितने अच्छे से चल रही थी, है ना। तो उनको राजा रानी की याद आने लगी। तो जब राजा रानी की याद आने लगी, तो फिर उन लोगों ने सोचा कि ये राजा को लेकर के आएंगे ना, ये बहुत ही हरामी टाइप का आदमी है, लेकिन रानी बहुत अच्छी है, रानी अपने ऊपर हैरासमेंट नहीं करती है, रानी अच्छे से रहती है, लेकिन राजा क्या करता है, राजा हैरासमेंट करता है। ठीक है, तब उन लोगों ने क्या किया, उन लोग ने किसको लेकर के आए, उन लोग ने रानी को लेकर के आए और गद्दी पे बिठाए। किसको लाए? रानी को। लेकिन रानी के हस्बैंड को लोग ने राजा बोला क्या? नहीं। उन लोग ने रानी के हस्बैंड को राजा नहीं बोला, उन लोग ने पूरी पावर राजा को दी कि रानी को दी? राजा को दी। रानी को दी। राजा तो हरामी था ना, तो रानी को दी। तो रानी अच्छी थी, रानी को बोला रानी तुम बैठो, तुम अपनी पूरी पावर अपने पास रखो नाम के लिए, लेकिन राजा को हम पावर नहीं देंगे। तुम्हारा बच्चा प्रिंस बन सकता है, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड राजा नहीं बन सकता है। कभी सुना है क्या किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग ऑफ ब्रिटिश सुना है क्या कभी? नहीं। क्वीन ऑफ ब्रिटिश सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। हाँ, सुना है। तो वहाँ पे क्वीन है लेकिन किंग नहीं है, क्योंकि उसके हस्बैंड को कुछ नहीं, मतलब रानी को भी एक हिसाब से पावर नहीं है, लेकिन नाम के लिए वहां पे रानी बनाया गया है। ठीक है, ऐसे 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 चलते आ रहा था। तो जो एलिजाबेथ थी उसको क्या था, हीमोफीलिया था। अब जो एलिजाबेथ थी, तो एलिजाबेथ ने सोचा कि मेरे को बच्चा हुआ, एलिजाबेथ को लड़का या लड़की जो भी हुआ, तो अब ये जो एलिजाबेथ है ना, तो एलिजाबेथ की जो लड़की है वो किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करेगी। हाँ। अभी एलिजाबेथ की लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करेगी, हो सकता है कि लड़का रोड पे घूम रहा हो, काम धंधा ना हो उसके पास, और सीधा महल से किस पे आ जाएगी, रोड पे आ जाएगी। हाँ। लेकिन जो एलिजाबेथ का लड़का रहेगा, वो एलिजाबेथ का लड़का अगर मान लो रोड की लड़की के साथ शादी करेगा, वो रोड की लड़की सीधा आकर के एलिजाबेथ की गद्दी पे बैठ जाएगी। हाँ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो हो सकता सकता है। तो कोई मम्मी चाहेगी कि मेरी बेटी रोड पे चली जाए, नो। लेकिन सबकी मम्मी चाहेगी कि मेरी बेटी रोड से महल में चली जाए। हाँ। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, जो उनकी फैमिली थी, रॉयल फैमिली की थी, तो उन लोगों ने भाई बहन में शादी करना चालू कर दिया ताकि कोई भी रोड पे ना जाए। ठीक है,
अभी देखो जो एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ की बेटी अगर एलिजाबेथ के बेटे के साथ शादी करेगी तभी तो वहां पे वो एक रानी बन पाएगी, नेक्स्ट एलिजाबेथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। मतलब भाई बहन हाँ सर। हाँ, तो अभी देखो वहां का जो प्रिंस था ना, वहां के प्रिंस ने अब जाकर के किसी बाहर वाली लड़की के साथ शादी किया है। वहां का जो प्रिंस है, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द हीमोफीलिया, ठीक है। और वहां पे उन लोगों का हीमोफीलिया ट्रीट करने के लिए स्पेशल डॉक्टर रखे गए हुए हैं उनके फैमिली के लिए, स्पेसिफिक फैमिली के लिए। तो अब जो वहां का कोई अपना प्रिंस है, उसने बाहर की किसी अदर बाहर की से लड़की से शादी कर लिया, ठीक है। अब जो एलिजाबेथ है, जो एलिजाबेथ मर जाएगी तो वो पूरा का पूरा रानी का पावर किसके पास आ जाएगा? वो प्रिंस की बीवी, वो प्रिंस की वाइफ के पास आएगा। प्रिंस के पास कुछ नहीं आने वाला है। तो जो प्रिंस की वाइफ के पास आएगा, तो प्रिंस की वाइफ क्या है? दूसरे फैमिली की है ना। हाँ तो ऑब्वियस है उनकी खुद की बेटी तो कहीं और चली गई, लेकिन उनके दूसरे की बेटी आकर के फिर से वो क्या बन जाएगी? ब्रिटिश की क्वीन बन जाएगी। समझ में आया? यस तो उन लोग क्या किए, उन लोगों ने जो आपस में ही कंस्विगेंस पढ़ाया था ना, अभी आप आगे देखोगे आप लोग, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? कंस्विगेंस हुआ था, तो उसकी वजह से जो हीमोफीलिया है वो उससे पूरे का पूरा जो रॉयल फैमिली है सफर कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज रॉयल डिजीज। हेंस इट इज कॉल्ड द रॉयल डिजीज, ठीक है। चलें आगे। सर हाँ बोलो। सर जो मतलब ये ऊपर जो डिजीज है फर्स्ट जनरेशन में, वो फर्स्ट टू फोर्थ तक किसी को भी हो सकता है, मतलब ऐसे? हाँ, किसको भी हो सकता है। मतलब मतलब फर्स्ट को हुआ तो सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब तीनों को हो सकता है क्या ऐसे? हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मदर और फादर में दोनों डिसीज रिसेसिव हो। अगर मान लो मदर में रिसेसिव है, फादर में रिसेसिव, दोनों में रिसेसिव है, तो दोनों में दिखाई देंगे क्या? नो सर। नहीं दिखाई देंगे। पर हो सकता है कि दोनों रिसेसिव मिलकर के इसमें आ जाए, दोनों रिसेसिव मिलकर इसमें आ जाए, दोनों रिसेसिव मिलकर इसमें आ जाए, तो तीनों को ओके डिजीज होगा। तो ओके। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को आज एक अच्छा सा वो दूंगा, एक शॉर्टकट दूंगा। तो सब एमसीक्यूज आपको उसी शॉर्टकट से करने हैं, ठीक है। चलें आगे। ओके हाँ डन। यस सर। यस सर। चलो आगे। ओके, so these are the symbols which we use for the pedigree analysis, ठीक है। तो ये मेल है, मेल के लिए क्या यूज किया? स्क्वायर। फीमेल के लिए क्या यूज किया? सर्कल। सर्कल So it is a blank circle, blank square, or the colored circle, color square, that is a blank. ब्लैंक Blank है Blank. तो healthy, blank है तो हेल्दी। हेल्दी। healthy, ठीक है। सो अगर वो स्क्वायर को डायगोनल फॉर्म में रखा जाएगा तो दैट इज अ सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स अनस्पेसिफाइड, ठीक है। मतलब उसका सेक्स अनस्पेसिफाइड नहीं है, जिसको आज के जमाने में क्या बोला जाता है? अदर। क्या बोलते हैं? अदर। अदर्स। पहले अदर नाम का बॉक्स आता ही नहीं था, तो अभी गवर्नमेंट में थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ। सर थोड़ी अदर गवर्नमेंट कैसा मतलब? ट्रांसजेंडर, अदर, ठीक है। अच्छा सर, हाँ तो सर। पहले ना जो ट्रांसजेंडर थे उनको कहीं पे कुछ मिलता ही नहीं था, ठीक है। तो आप कहीं पे भी पहले जाते थे ना, पहले देखो क्या होता था। अभी भी अब अगर आप लोग कोई फॉर्म देखते हो वहां पे मेल फीमेल और जेंडर अदर लिखा रहता है, कभी देखा आपने? हाँ सर। तो ना तो उस पे देखो लिखा रहता है मेल फीमेल अदर। तो पहले ना वो अदर वाला कॉलम ही नहीं था, तो बेचारे अदर वाले परेशान थे मेल लिखने का कि फीमेल लिखने का, ठीक है। तो थोड़ी गवर्नमेंट आई, थोड़ा सुधार हुआ, उनको लगा जो अदर ट्रांसजेंडर होते हैं उन लोग भी इंसान है, तो उन लोगों ने एक नया अदर करके बॉक्स जोड़ दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर आप देखोगे दैट इज द अफेक्टेड इंडिविजुअल। इफ यू सी द अफेक्टेड इंडिविजुअल, तो दैट बॉक्स विल बी कलर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है। सो पहला वाला क्या है? अफेक्टेड मेल। मेल दूसरा अफेक्टेड फीमेल मेल। थर्ड वाला अफेक्टेड अदर ट्रांसजेंडर। अदर ऑन अफेक्टेड। अगर आपको एक लाइन दोनों के बीच में दिखाई दे रही है तो इन दोनों की मेटिंग हुई है। क्या हुई है? मेटिंग हुआ, मतलब Mating. मैरिज हुआ है, ठीक है। सो अगर आपको दो लाइन दिखाई दे रही है तो इसका मतलब होता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, और दैट इज कॉल्ड द कंसुगिनस मेटिंग। क्या बोलते हैं? कंसागुनस मेटिंग, ठीक है। ये आपने एलिजाबेथ को बताया वही ना? कंसागुनस मेटिंग अगर आप लोग देखोगे कि जैसे मामा की बेटी के साथ शादी कर लिया, इसकी बेटी के साथ शादी कर लिया, तो मतलब जो रिलेशन में आते हैं उनके बेटी चाचा की बेटी के साथ शादी कर लिया, तो ये सब जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द कंसागुनस मेटिंग। तो अगर कंसागुनस मेटिंग रहेगा तो उसमें क्या होता है? दो लाइन आपको दिखाई देगी। अब कंसागुनस मेटिंग में प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें
जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल मेटिंग से ज्यादा डिजीज्ड होते हैं, मतलब ज्यादा हैंडीकैप्ट होते हैं, ऐसा रिसर्च में भी आया हो। जैसे 1000 बच्चे अगर आप नॉर्मल मेटिंग पे देखोगे, 1000 बच्चे आपको कंसागुइनस मेटिंग के दिखेंगे तो आपको उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, अगर आपको ऐसा कोई चार्ट आता है तो ऊपर वाला जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, पेरेंट्स, नीचे वाले क्या रहेंगे, ऑफस्प्रिंग और द बच्चे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अनअफेक्टेड क्या है, मेल, ये क्या है अनअफेक्टेड फीमेल, तो इनको पैदा क्या हुआ, अफेक्टेड मेल, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा ना, मतलब वो डिजीज इसमें भी रिसेसिव था और इसमें भी रिसेसिव था और इसमें आकर के वो डोमिनेंट बन गया। सो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, जो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैं तो क्या है, दैट इज सेक्स स्पेसिफाइड, हाँ अदर्स के हैं, ठीक है। तो प्लीज राइट इट डाउन। पता है ना, अभी जैसे हिंदू लोग में अगर आप लोग देखोगे तो गोत्र देखा जाता है, सेम गोत्र रहेगा तो बोलते हैं भाई बहन है, शादी नहीं करनी चाहिए, सुना है। हाँ सर। कुंडली ना। हाँ, तो कुंडली में गोत्र एक होता है तो वो देखते हैं, मतलब यस सर। मतलब ऐसा माना जाता है कि टोटल 9 ऋषि थे, तो जो 9 ऋषि थे ना, तो 9 ऋषि का जो नाम था वही अपना गोत्र बन गया है। तो अगर किसी का गोत्र सेम है तो मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम ऋषि, एक ही ऋषि से आ रहे हैं। इफ दे आर केम फ्रॉम द सेम सेंट और द सेम ऋषि, तो मतलब क्या हुआ, उन लोग भाई बहन हो गए, तो भाई बहन हो गए तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी, जो कि गोत्र देखते। तो अदर कास्ट में, अदर रिलीजियस में कुछ होगा, मेरे को ये हिंदू का पता है, बाकी का कोई आइडिया नहीं, ठीक है। चलें आगे। एक मिनट। डन सर। सर ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स का जैसे बताया है, वैसे नॉर्मल मेल एंड फीमेल का भी बता सकते हैं ना। क्या बोल रही हो, ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स का जैसे बताया है वैसे ही मेल एंड फीमेल का बता सकते हैं ना। हाँ बता सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। नो। नाउ कम टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। So that disorder is due to the change in genetic of the chromosomes, ठीक है। So जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट इज, लिखो तो जरा, okay. So what is the genetic disorder? So we are dividing the genetic disorder into 2 types mainly. First is the Mendelian disorder and second is the chromosomal disorder. Mendelian disorder मतलब कि क्या, इट इज टोटली, अब देखो जो क्रोमोसोमल है वो भी एक टाइप का जेनेटिक है कि नहीं, बिकॉज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम और नॉट। यस सर। ठीक है। अब ये जो मेंडेलियन, तो मेंडेल ने भी जो एक्सप्लेन किया था तो वो भी जीन से रिलेटेड एक्सप्लेन किया था कि नहीं। यस सर। बट इट इज स्पेसिफाइड जीन, ठीक है, एंड ये जो जीन है कहाँ पे बैठते हैं, क्रोमोसोम पे बैठते हैं। तो जब वो जीन रिलेटेड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मेंडेलियन। जब वो क्रोमोसोमल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल। क्लियर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको क्या बोला कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें कौन सा जीन में, कौन से क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है, 11th क्रोमोसोम। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, 11th क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है ऐसा बोला था, कि मैंने ऐसा बोला था कि क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है या कम होता है, ऐसा बोला था।
क्रोमोसोमल मैंने आपको बताया था कि जो डिफेक्ट 11th होता है। क्रोमोसोम होता है उसका जो 6 नंबर वाला अमीनो एसिड होता है वो वैलिन इज रिप्लेस बाय द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय द वैलिन, ठीक है। तो वो क्या होता है, जीन लेवल पे चेंज हुआ है। किस लेवल पे चेंज हुआ है? जीन लेवल। सो दैट इज कॉल्ड द मेंडेलियन डिसऑर्डर। और जब वो क्रोमोसोमल पे चेंज होगा तो दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे 21st क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया तो क्रोमोसोम का प्रॉब्लम हुआ कि जीन का प्रॉब्लम हुआ? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दैट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। टाइम फैक्टर, जैसे सेक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ गया तो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्रोमोसोम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ जीन क्रोमोसोम। तो दैट इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो अगर मान लो कि एक जीन गायब ही हो गया, आया ही नहीं था, सो दैट इज रिलेटेड क्रोमोसोम और जीन टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और सेम थिंग ऐसे कि हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोयूरिया, इस सब में भी देखोगे यही है, ठीक है। सो प्लीज राइट इट डाउन, देन विल मूव। डन एवरीवन, चले आगे। सर एक मिनट, जो क्रोमोसोमल डिजीज है उसके बारे में तो मैंने आप लोगों को एक चार्ट बना के बता ही दिया था। अच्छा, तो उसमें क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। अब देखो, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, द डिसऑर्डर caused by, it is caused by alteration or mutation in a single gene। यहाँ पे किसमें हो रहा है चेंजेस? सिंगल जीन में हो रहा है। किसमें हो रहा है? सिंगल जीन में हो रहा है। Hence it is called a genetic disorder. So the pattern of inheritance of a Mendelian disorder can be traced in a family by pedigree analysis। Mendelian disorder में भी dominant भी हो सकते हैं और recessive भी हो सकते हैं। So by the pedigree analysis, it is easy to understand whether the trait is dominant or recessive। बहुत ही ध्यान से इसको लिखना, ठीक है। इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे और आप कंफ्यूज भी होगे, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, किसमें चेंजेस हो रहा है? क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है कि जीन में? जीन में चेंज हो रहा है। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द ट्रेस ऑफ फैमिली ट्री, पेडिग्री एनालिसिस से। और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है।